हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर हमारा सीजीएल प्री का पेपर है, 11/4/2022 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर है। इस पेपर को हम लोग नए नए ट्रिक्स और अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर में आपको एक जानकारी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या उसमें अप्रोच लगानी है, कितने जल्दी हमको क्वेश्चन को करना चाहिए कि हमारा पेपर समय पे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, हमको ये बताना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वी क्या है हमारा, वी हमारा शांत जल में वोट की जो चाल होती है, मोटर वोट की जो चाल है वो है। तो क्या दी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब ऐसा मान लेते हैं कि धारा की दिशा में जब जाती है, धारा की दिशा में जब नाव जाती है, डाउन स्ट्रीम में जाती है जब, तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में प्लस हो जाती है। तो नाव की चाल क्या है, 20 किलोमीटर, और धारा की चाल नहीं दी हुई है तो हम यू मान लेते हैं। जब अप स्ट्रीम में जाते हैं, अप स्ट्रीम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पे बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेते हैं। ठीक है, 24 किलोमीटर की बात हुई, 24 किलोमीटर जाने में और आने में 30 मिनट का अधिक समय लेती है। तो एक बार डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का इनटू होगा, देन एक बार माइनस होगा। तो 20 प्लस यू इंटू 20 माइनस यू, तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब ये जब माइनस होंगे आपस में, ये माइनस होंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2u बचेगा। ठीक है, 2u यहाँ पे लिख दिया हमने। देन टाइमिंग लगा था 30 मिनट, तो मिनट को हम लोग आवर में चेंज करते हैं, 30/60, 32 या 60 ये होता है। तो जब ये इधर जाएगा, 2 या 4 होता है, 4u इधर जाएगा, क्रॉस में इनटू होगा, तो 96 निकल के आएगा, 96u। और 20 का स्क्वायर 400 माइनस का u स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस का u स्क्वायर यहीं पे रहेगा, प्लस माइनस का 96u, u उधर जाएगा 96u, और प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, इतनी बातें समझ गए होंगे। अब ये जो है, इसमें यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस साइन हटाते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, उधर जाएगा तो जीरोज हो जाएगा। तो जहां जहां पे माइनस है वहां पे प्लस होगा 96u, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होगा 400। अब इसका हमको ऐसा फैक्टर बनाना है कि इंटू करने पर 400 आए और प्लस करने पर 96 आए। तो हम ऐसा करते हैं कि 100 का अगर 4 के साथ इंटू करें तो क्या होगा, 400 हो जाएगा। और बड़ी नंबर में, छोटी नंबर में अगर माइनस कर देते हैं तो प्लस का 96 आता है। ठीक है,
अब रिजल्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? रिजल्ट लिखते हैं साइन चेंज करके, तो माइनस का 100 और प्लस का 4, तो u की वैल्यू प्लस डोमिनेट कर रही है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। u की वैल्यू 4 निकल के आएगी। तो हम लोग जो धारा की चाल है उसको निकाल लिए हैं। u की वैल्यू मतलब धारा की जो चाल है 4 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो नाव की चाल है उसको 2 किलोमीटर बढ़ाने पर, वृद्धि करने पर 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है जब नाव की चाल में। तो नाव की चाल थी कितनी? 20 थी। नाव की चाल 20 थी, तो 20 में 2 प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। अब धारा की दिशा में जाती है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाती है। तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में जब जाएगी तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। नाव की जो स्पीड है और धारा की जो स्पीड है आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 22 प्लस 4 कितना होगा? 26 होगा। देन धारा की विपरीत दिशा में जा रही तो 30 किलोमीटर जा रही है, तो अपान करेंगे तो यहाँ पे 18 निकल के आएगा। 22 में 4 जाएंगे तो 18, दोनों माइनस हो जाएंगे। जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं। 13 तें 39, 13 दूनी 26, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5/3 निकल के आया। 3/2 और 5/3। अगले पेज में चलते हैं। 3/2 प्लस 5/3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हम सभी जानते हैं एलसीएम लेने पर क्या होता है? 6 होता है। और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो इसमें 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, प्लस करेंगे 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, तो 19/6 निकल के आया। अब 19/6 तो आ गई वैल्यू, 19/6 हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे आवर में दिया है, आवर और 13 मिनट में दिया है, इसको हम आवर और मिनट में चेंज करते हैं। देखिए आवर और मिनट पे चेंज करने पर क्या होगा? 6 त्रिक 18, एक कैरी में बचा तो 1/6, तो ये टोटल का आवर है। तो इस वाले पार्ट को 1/6 को हमने मिनट में चेंज किया, तो यहाँ पे 1/6 का इंटू करेंगे 60 के साथ, तो कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। तो मतलब 3 आवर 10 मिनट। ठीक है, 3 आवर 10 मिनट हमारा आंसर निकल के आया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 3 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जब बोट की स्ट्रीम क्या है? v है, v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम डाउन स्ट्रीम में निकाल दिए और अप स्ट्रीम में, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में निकाल। और यहाँ पे दिया 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में जितनी दूरी तय करता है, एक बार धारा की दिशा में जाएगा, एक बार विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो हम इसको चेंज किए तो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद हमारा u की वैल्यू क्या निकल के आई? 4 निकल के आई। u की वैल्यू हमारी 4 निकल के आई, मतलब हम लोग स्ट्रीम की स्पीड निकाल लिए 4 होगी। अब बोट की स्ट्रीम 2 दिया ही है और बोल रहा है बोट की स्ट्रीम 2 बढ़ा दिया जाए तो 22 हो जाएगा। और बोल रहा है धारा की दिशा में जब जाएगी, आगे वाले पार्ट में धारा की दिशा में जाएगी और धारा के विपरीत, धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाएगी। तो धारा की दिशा में जब जाएगी तो दोनों की स्पीड आपस में प्लस हो जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। सॉल्व करने पर क्या आया है? 3 आवर 10 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए समकोण त्रिभुज दिया है, बोला है कि 3 भुजाओं की लंबाई x-1, x+1, x+3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी, हमको ये बतानी है। अब यहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं त्रिभुज,
यहाँ पे एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे बोल रहा है भुजाएं दी हैं x-1, x+1 और x+3। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, तो ये हमारी कर्ण है, तो x+3 यही हो जाएगी और x+1 ये हो जाएगी और x-1 ये वाली हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो x+3 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 x ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला एक जानते हैं। फार्मूला क्या है कि x+1 का स्क्वायर x प्लस अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x 2x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इधर जाएगा तो हम लोग हमारा क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर जो है और x माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6x रहेगा ही, माइनस जाएगा उधर 6x जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस का 2 रहेगा देन ये माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। तो x 2x स्क्वायर है तो उसमें एक x चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। 6x माइनस में है ही, देन प्लस का 2 है माइनस का 9 है तो 9 में 2 जाएंगे तो 7 निकल के आएगा तो 7 माइनस का बड़ी नंबर में साइन लगा है माइनस का इसलिए माइनस का साइन लगेगा इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक बन रहा है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो 7 दिख रहा है इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पर 7 और 1 आ रहा है, मतलब इंटू करने पर 7 आए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 6 आना चाहिए। तो हम अगर -7 कर दें और दोनों को प्लस कर दें तो माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, अब साइन चेंज करके x की वैल्यू ली जाती है तो x की वैल्यू जब साइन चेंज करेंगे तो 7 आएगी और -1 आएगी तो प्लस वाला डोमिनेट कर रहा है तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बतानी, तो x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 + 3 10 आ गया, खत्म काम। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। दोनों क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ये बोल रहा है क्वेश्चन एक वस्तु का मूल्य 400 रुपए है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी ने 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। मतलब एक फेस्टिवल सेल के दौरान डिस्काउंट दिया जाता है और नियमित छूट x% दी जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सेल छूट और छूट कंपनी द्वारा उपयोग करने के बाद मूल 216 हो जाता है तो x की वैल्यू बतानी है, x का मान कितना है ये बताना है। तो 10% का छूट का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर 10 की रही होगी एक की छूट दे दी जाए तो 9 की होगी। ठीक है, अभी x% की छूट का मतलब x का था पहले फिर y का हो गया छूट देने के बाद, ये हम लोगों ने मान लिया। और यहाँ पे देखिए पहले मूल्य था 400 रुपए, डिस्काउंट देने के बाद मूल्य 216 रुपए हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई, ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 चौको 36,
मतलब 40 से 24 हो रहा है, 40 से 24 हो रहा है, तो कितने परसेंट का की कमी हो रही है? 6 और 16% की कमी हो रही है। तो 16/40 किसमें, 16 की कमी किसमें हो रही है? 40 में कमी हो रही है, इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 4 चौक 16, 4 का इंटू 10 के साथ करेंगे तो 40% निकल के आएगा। यही x की वैल्यू हो गई 40%। बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए मेनली हमने क्या किया, ये चीज 10 से 9 हो रही है, डिस्काउंट 10% का है, और ये मान लेते हैं x, कोई वस्तु x की रही होगी, डिस्काउंट देने के बाद y की हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे दिया पहले मूल्य 400 था, देन 216 हो गया। तो हमने क्या किया, 400/10 और 216/9, 24 हो जाएगा या 40 हो जाएगा। तो पहले 40 था, फिर 24 हो गया, तो यहाँ पे कितने की कमी हुई? 16 की कमी हुई। 16 किस में कमी हुई? 40 में, इंटू 100, तो 40% निकल के आया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5082 है। तो यह राशि ज्ञात कीजिए, यह राशि कितनी है? प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा। ठीक है, अंतर अगर इतना है तो प्रिंसिपल कितना है वो ये बताना, निकल के आ जाएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक हम बता देते हैं, आप लोग ये याद कर लीजिए 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना होगा? 10% अगर रेट हो और 2 वर्ष हो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा? 21%। ठीक है, 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 33.10। ये चीजें याद कर लीजिएगा। और 4 ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 46.41। ठीक है, तो मैंने 10 वर्ष के लिए बता दिया है, आप लोग 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए आप लोग याद कर लीजिए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड सीआई से रिलेटेड जो रेट है, अगर पूछा जाए 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, मैक्सिमम 4 वर्ष तक आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। मैं टेलीग्राम में पीडीएफ एक डाल दूंगा जिसमें दो सभी रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 सभी रहेंगे, पर मेनली जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें टिक लगा होगा, तो उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आपको सुविधा हो क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, मतलब 10% पर 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? सीआई 46.41। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज का अंतर बोल रहा है, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का अंतर। 4 वर्ष का तो निकल आया, 2 वर्ष का 21 होता है, अभी हमने लिखा, अंतर की बात हुई ना। तो अंतर 4, एक यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, 25.41। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 5082। ठीक है, अब हमको दिख ही रहा है 25.41, अगर इंटू कर दें तो 2 जा बार जा रहा है ना, तो इंटू कर दें 2 से, तो यहाँ पे ये जब पॉइंट हटेगा तो पहले तो परसेंटेज हटेगा तो 2 तो जीरो रहेंगे, पॉइंट हटेगा 2 तो जीरो और आ जाएंगे, और ये हमारा 2 रहेगा ही भाई। 2541 दूना क्या हो जाएगा? 5082। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा? 20,000। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारा 20,000 रुपए अमाउंट रहा होगा, और इसमें मेनली करना क्या पड़ता है, 10% के लिए अगर मालूम हो 2 ईयर और 4 ईयर के लिए सीआई, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हालांकि फिर ट्री मेथड है तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, ट्री मेथड है और बहुत सारे मेथड्स हैं, फार्मूला पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, बट ये सबसे सटीक और सबसे सरल समझ में आता है अगर आपको 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष ये वैल्यूज याद है सीआई की,
5%, 10%, 15%, है ना। हालांकि मैं इसकी एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा और लिंक इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन होके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर उसको देख सकते हैं। उसमें मेजर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोला है कि पी और उसके 3 दोस्त का औसत भार जो है 55 केजी है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का औसत भार क्या है, हमको ये बताना। ये मान लेते हैं एक ये पी है, पी एक है, ठीक है, और इसके 3 दोस्त हैं, 3 ठो दोस्त हैं। हाँ, इनका औसत वजन, इन 3 दोस्तों का औसत वजन मान लेते हैं एक्स है और इसका औसत वजन उनसे 4 अधिक है, x + 4 है। ठीक, बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अगर योग की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 × x + 4, तो x + 4 आएगा, 3 × x तो योग निकल के आएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है p और उसके 4 दोस्त का औसत वजन 55 केजी है, तो ये भी चीजें दी है हमको, तो हम सबका प्लस करेंगे x + 4 + 3x अपान, भाई सबका सम अपान जो जितने नंबर होते हैं वो तो 4 ठो हैं, 4 ठो हैं और 55 केजी हमारा औसत है। ये हमारा 4 हो गया, 4x + 4, ये 5 चौक 20 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, ये हमारा निकल के आएगा 216। 4x की वैल्यू 216, x की वैल्यू निकल के आएगी 4 × 5 = 20, 4 चौक 16 54 निकल के आएगी, x की वैल्यू 54 हो गई। ठीक है, मतलब 3 दोस्तों 3 को हमने x माना था, 3 दोस्तों को का औसत भार हमने x माना था, अब ये 4 अधिक है तो x की वैल्यू 54, तो कितना हो गया, 58 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसानी से इसको किया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ का 56 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको ये बतानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं बताऊंगा। क्या है, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, मतलब एलसीएम अपॉन एचसीएफ दिया है कुल मिला के 56/1। ठीक, 56/1 दिया है और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 1710, मतलब 56 + 1। 57 की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे दी है 57 की वैल्यू 1710, तो 19 × 57, 19 9 171, 3 से कटेगा तो 1 की वैल्यू 30 निकल के आई। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है, तो दो संख्याओं में एक संख्या 140 है, तो यहाँ पे एक काम करिए, ये 56 आपको दिख रहा है तो 56 को ऐसे पार्ट में तोड़िए, ऐसे फैक्टर कीजिए इसका कि दोनों का अंतर 1 का हो, तो 7 × 8 = 56 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब इनके बीच का अंतर 1 का है। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि दो संख्याएं निकल के आई 7 और 8 और इनका गुणा क्या हो गया, 56 हो गई। ठीक है, मान लेते हैं एचसीएफ इनका क्या, एलसीएम क्या हो गया, 56 हो गया, और एक संख्या दी है हमारी, एक संख्या दी है 240, मतलब 1 की वैल्यू 8 × 24, 1 की वैल्यू 30, तो 7 की वैल्यू 7 × 21 210, ऑप्शन डी। बस इसमें हमको फैक्टर करना था 7 और 8 का, डन, हमारी वैल्यू निकल के आई। 1 की वैल्यू यहीं पे निकली थी तो हो जाता हमारा 7, ये करना ना पड़ता, यहाँ पे दोबारा ना निकालना पड़ता, तो 210 हमारी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को, दोबारा से देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में सम्मिलित हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां
अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों से 70 अधिक थी। कुछ 90 जो कुल 90 विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि जो फेल बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, फेल्स बॉयज कितने हैं 20 हैं, गर्ल्स कितनी है 15% है। ठीक है, तो 20% अगर फेल हुए हैं बॉयज तो 80% हमारे पास हुए होंगे, और 15% गर्ल्स अगर फेल हैं तो 85% हमारे पास हुए होंगे। ये बातें आप इससे सहमत होंगे। अब यहां पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, कि जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों से 70 अधिक हैं। तो जो परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं लड़के कितने हैं 80%। ठीक, अब हम बॉयज को एक्स मान लेते हैं और गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। इतनी बातें समझ गए होंगे। 80% एक्स, 80% किसका एक्स का, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ज्यादा है ना, माइनस 85% ऑफ गर्ल्स मतलब बाई इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे 90% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, टोटल के 90% अनुत्तीर्ण होंगे, तो ये 20% ऑफ एक्स प्लस 15% ऑफ बाई इज इक्वल टू 90, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स को सेम बना देते हैं, तो 4 का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 का इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये 80 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, भाई यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, सॉरी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी 80 से 80 चला जाएगा। ठीक है, और 85 में से 5 जाएंगे तो कितना होगा, प्लस करेंगे ना, 85 में 60 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 115 8, तो 85 में से 60 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14 145 का बाई, परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में। अब 360 है माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा 290 माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो 290 इसमें 100 हो जाएगा, हटेगा इसमें से परसेंटेज अपान 145। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 पन्नमा 45 5 दूनी 10, ये 29 एकम 29, तो मतलब बाई की वैल्यू क्या निकल के आई 200। जो हमने गर्ल्स को बाई माना था तो टोटल गर्ल्स कितनी निकल के आई 200 निकल के आई। अब 15% गर्ल्स फेल है तो इसका 15% निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15% निकालेंगे तो 15 30 गर्ल्स जो है फेल हुई है, 30 गर्ल्स फेल हुई हैं और टोटल गर्ल्स 22 है, ध्यान दीजिएगा टोटल गर्ल्स 22 है, 200 है, टोटल गर्ल्स 22 200 है। अब 30 जब गर्ल्स फेल हुई हैं और टोटल के विद्यार्थी 90 हैं, ठीक है, तो बचे हुए कितने हैं, बचे हुए 60 है, तो 60 विद्यार्थी क्या होंगे फेल होंगे। तो ये जो 60 है 60 बॉयज है ना जो फेल हुए हैं, तो 60 बॉयज में ये 20% यहाँ पे फेल हुए हैं, मतलब 20% की वैल्यू क्या है 60 है, तो 20 3 60, 1% की वैल्यू 3 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 300 होगी, 100% की वैल्यू 300 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई, x 300 है, x जो बॉयज हैं 300 है और जो गर्ल्स हैं बाई 200 हैं, तो
तो टोटल का क्या निकल के आया, 500 निकल के आया, यही 500 हमारा ऑप्शन है। नहीं समझे, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बाई की वैल्यू जो आई है 200, उसका 15% क्या है, 30 है, 15% 30 है, ठीक है। मतलब 30 जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई हैं और टोटल का 90 है। 30 गर्ल्स जब फेल हो गई तो बचे हुए क्या हैं, बचे हुए बॉयज होंगे 60 जो फेल हुए होंगे, और 60 की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है, तो 20 की वैल्यू 60 होगी, मतलब 20% की वैल्यू 60 होगी, तो 1% की वैल्यू 30 होगी। और कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है, तो 100 की वैल्यू 300 हो जाएगी। मतलब बॉयज हमारे 300 निकल के आई और एक्स हमारे बाई हमारे 200 थे ही, तो 300 और 200 क्या हो जाएगा, 500 हो गया, खत्म काम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, उसमें भी क्यूब करते हैं, इसमें भी क्यूब करेंगे। x प्लस 6 बाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 6 का क्यूब क्या होगा 216, बाई का क्यूब प्लस 3x बाई होता है ना, तो x इंटू 6 बाई, और ये एक बार x प्लस बाई होता है, तो x प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512। इसको यहीं पे रहने दीजिए, है ना, हमको इसमें काम करना है, वही चीज है, लिखा रहने देंगे वही, ठीक है। प्लस का ये हमारा छत्रिक 18 होगा ना, छत्रिक 18, और x बाई की वैल्यू दी है 2, और x प्लस 6 बाई की वैल्यू 8 दी है 8, 512। अब देखिए अगर इसका इंटू करेंगे 18 दूनी 36 गुणे 8 इक्वल टू 512। 36 का अगर 8 के साथ इंटू करें तो हमारा क्या निकल के आता है, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 25 26 27, 28, 288 निकल के आता है। क्या निकल के आता है 288, 512। ये हमारा 288 उधर जाएगा, ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, यहीं पे रहेंगी, इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो 512 माइनस 288 हो जाएगा, 512 माइनस 288, तो क्या निकल के आएगा, हाँ ये 4 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे तो 224 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्यूब हमने किया, बस वैल्यू रखी, हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल एबीसी, बिंदु पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार लिया जाता है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू और क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी ए सी इज इक्वल टू 75, तो क्यू पी आर की माप क्या है, हमको ये बतानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, तो अगर ट्रायंगल लें तो ट्रायंगल निकल के आ गया, ये हमारा ट्रायंगल हमारा ये है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक बिंदु हमारा ए है, एक बिंदु हमारा बी है, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे सी है, ठीक है। अब दिया हुआ है पी हमारा ए बी में है, पी हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, क्यू बी सी में है, यहाँ पे है क्यू, ये पी है, ये क्यू है, और आर हमारा सी ए में है, आर हमारा सी ए में, तो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं हम लोग, तो एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ट्रायंगल में ही ट्रायंगल का निर्माण हो जा रहा है। अब देखिए यहां पे बोला है बी क्यू जो है, बी क्यू जो है बराबर है पी क्यू के, ठीक है। क्यू सी बराबर है
क्यू आर के, ठीक है। और यहां पे दिया है बी ए सी की वैल्यू 75, तो 75 इसकी वैल्यू है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमको बतानी है पी क्यू आर की वैल्यू, मतलब हमको बतानी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, साइड्स आपस में बराबर हैं, बी क्यू और पी क्यू, तो इसके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इसके एंगल भी आपस में बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और जब ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये और ये भी एंगल आपस में बराबर होंगे। साइड्स आपस में बराबर हैं तो दो ठो एंगल आपस में बराबर ही होंगे, तो ये वाले और ये वाले एंगल आपस में बराबर है। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब एक रेखा में कोण बनता है तो एक रेखा में बने कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है बी क्यू आर, बी क्यू आर का, आर नहीं, बी पी क्यू का, बी पी क्यू का हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये वाला क्या होगा, 180 में माइनस कर देंगे 2 थीटा का। ऐसे ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा है क्यू सी आर, है ना, तो इसमें भी ऐसा होगा 180 माइनस का 2 अल्फा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं x। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि एक ही लाइन में बना जो एंगल है का योग 180 अंश होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन में बना एंगल का योग 180 अंश होगा। तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा, मतलब 360 x का और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स भी होगा ना, x और माइनस का 2 कॉमन निकल के आएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। सबका सम कर दिए हैं, है ना। रिजल्ट हम लोग लिख दीजिए हैं, बस इसमें रिजल्ट लिखा गया है, बस हो गया। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अगर हमने 360 को उधर भेजा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 360। तो यहाँ पे माइनस का 180 निकल के आएगा, माइनस का 180 निकल के आएगा। और थीटा प्लस अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको दिया है 75, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ये 75 है और ये थीटा है और ये अल्फा है। तो एक कोण पता है और थीटा और अल्फा हम निकाल सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा 180 में 75 माइनस कर दीजिए, बस हो गया। तो 180 में जब 75 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 में 5 जाएंगे 5 7 105 निकल के आएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, 105 निकल के आ गया। तो 2 इंटू 105 एक्स, तो 5 दूना 10, 210, ठीक है, माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 180। जब इसको हम लोग ने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू माइनस का 180 और प्लस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 210, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 30 निकल के आई। खत्म काम। इतना कैलकुलेशन मैंने समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखना पड़ेगा कि एंगल कैसे बन रहे हैं, है ना, एंगल क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में गिराया जाता है
तो आंशिक रूप से उसमें पानी भरा है, तो घन पूरी तरीके से डूब जाता है, तो जल स्तर में कितना वृद्धि होती है, कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, हमको ये बतानी है। देखिए एक आयत मान लेते हैं यहाँ पे, ये और ये और ये, ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें एक हमारा क्या गिरता है, घन गिरता है। ये हमारी L हो गई, मतलब ये हमारा 16 हो गया, ये चौड़ाई हो गई ये वाली 8 हो गई, और ये वाली ऊंचाई हो गई ये हमारा 15 है। ठीक है, आयत है हमारा। ठीक है, अब हम जब घन को इसमें आयत में गिराएंगे तो पानी में वृद्धि होगी, मतलब ऊंचाई में वृद्धि होगी ना, ऊंचाई में वृद्धि होगी। एल और बी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एल बी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एल कितना है, एल बी एच, एल कितना है 16, बी कितना है 8, और ऊंचाई में फर्क पड़ेगा तो एच। और 8 का क्यूब, घन 8 का क्यूब, ए का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 से 8 कटा, 2 चौको 8, तो एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई में फर्क पड़ेगा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर बी। बस ऊंचाई में फर्क पड़ता है और किसी में फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे दिया है एक अधूरी मीनार है और आधार से 78 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए, मीनार की ऊंचाई बढ़ा रहा है। तो पूर्ण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो एक मीनार हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मीनार हमारी अधूरी ही है, ये हमारी मीनार है। ठीक है, और आधार से बढ़ाया जाता ना, आधार की बात हुई तो आधार से 30 डिग्री का कोण, मतलब 78 मीटर दूरी पर स्थित है, मतलब यहाँ पे आधार से यहाँ पे 78 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और कोण कितने का बन रहा है, कोण हमारा बन रहा है, कोण हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी, कोण 30 डिग्री का बन रहा है। और क्या बोला है, अगर बढ़ाया जाता तो मान लीजिए बढ़ा दिए, यहां से हम लोगों ने बढ़ा दिया, और कितना बढ़ रहा है कोण 60 डिग्री का, है ना। डायग्राम बनाने का कोई मतलब है ही नहीं, पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। 30 और ये 60, इतना आपने अगर कर लिया काम तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का कल्याण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 78 है, यहाँ पे 78 है। ठीक है, अब हमने एक पिछली क्लासेस में एक ट्रिक बताई थी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, 30, 60 और 90 हो तो 1 √3 और 2 हो जाता है ना। मतलब ये अगर 60 है तो ये वाला 30 होगा। ठीक है, और 30 के सामने क्या है, 1 है, तो 1 की वैल्यू 78 है, और ये वाला 60 है तो ये टोटल का √3 होगा, और √1 की वैल्यू 78, तो √3 की वैल्यू 78 √3 है ना, 78 √3 हो जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल की डिस्टेंस 78 √3 हो जाएगी। अब ये अगर, अब ये वाला पार्ट लेंगे, ये अब छोड़ देंगे ऊपर वाला, ये वाला लेंगे, इतना इतना, बस इतना। ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, और 60 के सामने √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या निकल के आई, 78। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 78 √3, और √3 का ऊपर इंटू करेंगे और √3 का नीचे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कटेगा तो 26 निकल के आएगा। तो 26 √3
ये निकल के आया। अब जब ये एक की वैल्यू 26√3 है और ये 30 है, ये 30 है, तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारी क्या 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 26√3। तो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 26√3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 78√3 है। तो ये वाली बची हुई वैल्यू क्या होगी, बची हुई वैल्यू 78 में √3 में 26√3 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगी 2 और 7 52√3। ठीक है, 52√3। खत्म काम, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया है, एक और बताया था 45 45 90, 45 45 और 90 का भी बताया था हमने। ठीक है, तो ट्रिक्स है, इस ट्रिक के द्वारा आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो आपको देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोबाइल फोन को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10% के हानि पर बेचा, सी ने इसे 2625 रुपए का भुगतान किया, तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया। अच्छा क्वेश्चन है। ए की बात हो रही है तो ए 25% बी को देगा, मतलब 25% की वैल्यू 1/4, 10% की 1/10। तो पहले 4 था, लाभ हुआ तो 5 में बेचा गया। बी ने क्या किया, 10% की हानि पर बेचा, पहले 10 था, देन एक की हानि हुई तो 9 में बेचा। 10 था, एक की हानि हुई तो 9 में बेचा। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 9 पन्ना 45 हो गया, 5 अठे 40, 5 नमा 45, तो ये हमारा 56 25, 9 की वैल्यू 56 25 है। सी को जो मिलता है ये ए है, ये सी है, ये ए है और ये सी है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया सी। और 8 रेशियो 9 के फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब 9 की वैल्यू क्या है 5625 है। 9 को जब काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 625। ठीक है, तो 8 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8 इंटू 625, 8 इंटू 625, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 0 ये हो गया, 4 हो गया। ठीक, ये हमारा 5000 निकल के आया, 5000 ऑप्शन डी। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने इसके लिए 2625 रुपए का भुगतान किया। तो मतलब 9 की वैल्यू ये निकल के आई, कट किया तो एक की वैल्यू 625 निकल के आई, तो 8 की वैल्यू फोन की जो प्रारंभिक वैल्यू थी ए की वो निकल के आई 5000। बस अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा और 2 tan थीटा 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये दिया है 3 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीजें दी है। अब यहाँ पे 4 अंदर करते हैं, 4 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ये चीजें उधर जाएंगी तो 3 प्लस 3 कॉस थीटा, और ये इधर जाएगी माइनस का 4 और प्लस का 4 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब प्लस का कॉस थीटा है, प्लस का कॉस थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा है और माइनस का 1 हो जाएगा, -4 में 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, ये इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चाहे यहाँ पे कॉस की जगह पे आप लोग एक्स रख लीजिए, चाहे कॉस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
4 और 1 लिखा है, 4 और 1 का इंटू करेंगे तो 4 और -1 का करेंगे इंटू तो -4 ही निकल के आएगा। तो -4 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 4 और 1 तो 4 ही आएगा, इंटू करेंगे। और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, -4 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं 1 में हम लोग माइनस कर देते हैं। और ये वाला 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 का डिवाइड कर देते हैं। 4 से 4 कटा तो 1 बचा और माइनस का 1/4। तो जब कॉस की वैल्यू लेंगे हम लोग तो साइन चेंज करके लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करके लेते हैं। तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। तो कॉस थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल लें हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल लें हम लोग, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कर्ण हमारा 4 हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लंब निकाल लिए तो √15 हमारा लंब हो गया। ठीक है, अब वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा। देखिए 2 tan के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो √15/1 प्लस है ना। 4 साइन के बारे में हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो √15/4 लंब बटे कर्ण होता है, देन √15 ना, देन माइनस सेक थीटा। सेक के बारे में हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 1/4 है तो सेक 4 हो जाएगा। देन 4 से 4 कटा यहाँ पे 2√15 प्लस √15 माइनस का 4, तो ये 3√15 माइनस का 4, यही आंसर निकल गया। तो 3√15 माइनस 4 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमने इसको निकाला, इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। इसमें क्या करना है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और अगर कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं √15, और हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 2014 ये ईयर है और ये कितना एक्सपेंड हुआ है रुपीज में है। ठीक है, 2014 से 2018 निर्यात को दर्शाया गया। अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। देखिए ये दिया 2015 से 2016 के बीच कुल कारों का आयात और निर्यात का अनुपात, मतलब 2014 और 17 आयात कौन सा है, निर्यात कौन सा, पहले ये देखिए आयात और निर्यात के बारे में ये बार ग्राफ दिया है। एक में आयात है और ए वाला पार्ट हमारा आयात है और बी वाला हमारा निर्यात है। ठीक है, कारों के आयात और निर्यात के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 2014 और 2017 में ए द्वारा कुल कारों का निर्यात 2014 ये है और पार्ट हमारा ये 200 है। ठीक है, 2017 में क्या है, 2017 ये है और ए पार्ट ये है 175। 2015 की बात हुई तो 2015 हम ये है और बी कार 250, और 2016 की बात हुई तो बी पार्ट हमारा ये है, बी पार्ट हमारा ये है 200। तो 5 7 3 375, यहाँ पे 450। कट करेंगे, किससे कट किया जाए, 5 से कट करते हैं, 15 से कट करते हैं,
15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 ते 45, ये हमारा 5 पचम 25, 5 छक 30, 5:6 के फॉर्म में निकल के आया। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, बस रेशियो निकालना है, हो गया, और कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट के बारे में हमको मालूम है कि अगर आपको ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, 100 की परसेंट की वैल्यू हो जाती है 360 हो जाती है, याद कर लीजिए। तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3.6, है ना। ये चीजें याद कर लीजिए। याद क्या करना है, 100 जब एक रोटेशन होता है तो 360 बार रोटेशन होता है ना, 360 डिग्री घूमता है, तो 100% क्या होता है, 360 होता है। हो गया बस। क्या बोला, बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, परिवहन ट्रांसपोर्ट और रेंट में खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। कुल कमाई कितनी है पहले ये देखिए, कुल कमाई के बारे में नहीं दिया है, मतलब 360 की बात हुई वहां पे, 360 कुल कमाई का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन में कितना है, एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन लाल वाले पार्ट में 70%, 70 डिग्री। और परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में हमारा ट्रांसपोर्ट में कितना दिया है, 50%, ये वाला ट्रांसपोर्ट का ये वाला पार्ट है 50%, ठीक है। रेंट ये है ब्लू वाले पार्ट में है, ब्लू वाला पार्ट में है, तो कितना है 60। तो जब सबको प्लस करेंगे तो 0 0 6 6 12 13 13 5 3 8 180 है, 180 डिग्री है। और 180 की वैल्यू, टोटल का 360 होता है, ध्यान दीजिएगा। 180 100% की वैल्यू 360 है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 80% होगी, 180 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई हमने अभी क्या बताया, हमने बताया ना यहाँ पे 100% की वैल्यू 360 होती है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, खत्म काम, बस आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये चीजें दी है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड का साइन है। 372 है ना, 372/56 इंटू 7 -5 + 2, यही ना है। 7 8 56 हमने ये किया, 4 से कट कर दिया, तो 4 दूना 8, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 3 12, 93/2। इसको सॉल्व किया हमने तो माइनस का 3 निकल के आया, ठीक है, माइनस का 3 ही निकल के आएगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 93 माइनस का 6/2 क्या होगा, 87/2। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1/2, यही वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, बस इसको सॉल्व बस करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्टोग्राम दिया है, इसमें 350 छात्र हैं कुल, है ना, कुल छात्रों की संख्या 350 है। अब देखिए 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अब 140 से अधिक, 140 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक खड़ी लाइन मार दीजिए, ठीक है। 140 से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। 140 से अधिक 55, 40 और 15, 55 40 और 15,
और 60 से 120 के बीच। 60 कहाँ पे है? 60 से 120 के बीच। 60 यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? 120 के बीच, यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें कितना? 32, 45, 60। अनुपात बताना ना, कुछ नहीं करना, अनुपात बताना है भाई। तो 5 5 10, 5 4 9 1 10 1 11, 110 निकल के आई है। इसको जब करेंगे तो 5 6 7 6 4 10 3 13, 137 निकल के आया। तो हो गया, ये रेशियो के फॉर्म में आ गया, 110 रेशियो 137। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के पास गुजरने वाली कारों की संख्या निम्नलिखित हिस्टोग्राम को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे 6 से 12 बजे तक ये हमारा टाइम्स है, डे में कितने बार गुजरती हैं, ये नंबर ऑफ कार्स हैं। ठीक है, तो अगले वाले में क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया था। हाँ, यहाँ पे दिया है सुबह 6 बजे से 8 बजे, सुबह 6 बजे से 8 बजे की बात हुई, 6 बजे से 8 बजे, 6 से 8, और 9 से 11, 9 से लेके 11 तक की बात हुई, 9 से 11। ठीक है, तो 6 से 8 70 है और एक 105 है, तो टोटल का 175 निकल के आया। और दूसरे वाले में 115 प्लस 95, कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे तो 5 5 10 9 1 10 1 11 210। ठीक है, इसको हमने किससे कट किया? 15 3 45, नहीं आप 5 से कट कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 से 35, अरे 55 25 भाई, 25, सॉरी, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 42 ना, 7 पना 35, 7 छंग 42, 5 रेशियो 7 के फॉर्म में निकल के आया, तो 7 छंग 42, 7 पना 35, 7 छंग 42, 5 रेशियो 6 के फॉर्म में निकल के आया, तो 5 रेशियो 6। ठीक है, एक बार हमने देखिए, एक बार हमने 5 से कट किया, देन हमने 7 से कट किया, तो 5 रेशियो 6 के फॉर्म में निकल के आया। समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं था, तो रेशियो निकालना था। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी केंद्र O वाले वृत्त पर अंकित है, डी लघुचाप BC पर एक बिंदु है और CBD इज इक्वल टू 40 है, तो BCD का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। तो हम एक मान लेते हैं, एक हमारा वृत्त है, वृत्त में सर्कल दिया है, वो भी क्या? समकोण त्रिभुज, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, यहां पे बात हुई समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, इन सबको मिला देते हैं तो एक सम इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम बाहु त्रिभुज बन के तैयार हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी साइड सेम सेम होते हैं। ठीक है, और एंगल्स भी सेम होते हैं। अब यहाँ पे दिया है डी लघुचाप BC, ये हमारा क्या है? A है, ये B है और ये C है। तो डी लघुचाप BC पर एक बिंदु है, लघुचाप, तो ये वाला लघुचाप तो नहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा D होगा, यहाँ पे क्या है? D है, और इसको जब मिलाया जाए तो एक चतुर्भुज मिलके तैयार हो जाता है, D, ये D ना पॉइंट D। देखिए CBD
सी बी डी बोल रहा है 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री। तो बी सी डी क्या है? मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है क्या है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये वाला है, तो 60 60 सभी एंगल होंगे, 60 ये भी, 60 ये भी, 60 ये भी, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि, तो 60 ये भी, ये भी, ये भी। तो अब यहाँ पे एक क्या दिख रहा है आपको? एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज में सामने का जो एंगल होता है उनका सम 180 अंश होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 60 है, और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 120 निकल के आएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल क्या होता है, उनका इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 अंश है क्या? ये 120, ये 140, 160 हो गया। तो 160, 170, 180, 20 कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 20 डिग्री ये होगा एंगल सी। मतलब बी सी डी की वैल्यू 20 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान निकालना, साइन 23 कॉस 23। तो ये साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा, 23, ये आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये कट हो जाएंगे भाई, 1 कॉसेक हो जाएगा, देन सेक हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक 23 है ना, तो कॉसेक 23 का स्क्वायर, भाई ये क्या होगा? 90 माइनस क्या होता है? 90 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस हो जाएगा ये वाला, कॉस 23, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाला भी कट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में 1 आ जाएंगे, 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई 90 माइनस, ये देखिए जब 90 का माइनस करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक 20, सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20, ये हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आपको दिख रहा होगा 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 + 1 अपॉन ये भी 1, तो 3/1, तो क्या 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है? ए एक काम 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम पूरा किया। कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बी ने कितने दिनों तक काम किया, ये बताना है हमको। क्या बोला? ए हमारा 16 दिनों तक काम किया, बी हमारा 12 दिनों तक काम किया। तो ओवरऑल काम कितना किया? ओवरऑल काम 16 × 48, एलसीएम हमारा 48 निकल के आया, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए की क्या हो जाएगी? 16 × 48। बी की एफिशिएंसी 12 × 4 = 48, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्या हुआ कि जब काम हो रहा था, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो ए और बी ने काम किया, बट 4 दिन के बाद क्या होता है? ए हमारा चला जाता है, 4 दिन के बाद ए चला जाता है, शेष काम बी करता है। तो 4 दिन तक तो ए और बी मिलके काम किए होंगे, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 7। तो 7 × 4 = 28 काम ये दोनों मिलके कर लिए होंगे। 7 × 4 = 28 काम दोनों मिलके काम कर लिए होंगे। बचा हुआ काम कितने दिन का है?
20 दिन का 48 माइनस 28, तो 20 दिन का काम बचा। 20 दिन का काम हमारा बी अकेले कर रहा है, मतलब 4 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितना टाइमिंग लगेगा इसको, 20/4, 4 पंचे 20, तो 5 डेज में बी काम कर लेगा शेष काम। बट इसमें 5 काम ये शेष काम किया है, इधर बचा हुआ, और इधर भी काम किया था, 4 डेज तक काम इधर भी किया था, ए और बी मिलके काम किए थे। तो ओवरऑल कितना काम हो गया, 5 4 9। तो कितना काम करेंगे, कितना काम करेगा बी अकेले, 9 डेज तक काम करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनकी व्यय का अनुपात 9:11 है। वो दोनों क्या करते हैं, 4,000 रुपए प्रति माह बचाते हैं, तो उनकी आयों का अंतर बताना है। बचाने की बात हुई ना, देखिए आय जो इनकम है 11:13, एक्सपेंडिचर है इसका 9:11। अब सेविंग्स दोनों की सेम है, तो दो की वैल्यू क्या निकल के आई, 4,000। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2,000। उनकी आयों का अंतर, इनकम का अंतर वैसे तो 2 है, 13 में 11 जाएंगे 2, तो 1 की वैल्यू 2,000, तो 2 की वैल्यू 4,000। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है कि BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा P पर मिलती है। ठीक है, APC = 62, तो लघुचाप AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं एक हम लोग। ये हमारा एक सर्कल हो गया, आपको दिख रहा होगा सर्कल है हमारा एक। डन, क्या करते हैं कि यहां पे AB एक व्यास है, AB केंद्र से होके जाती है व्यास ना, तो AB हमारी एक व्यास है हमारी A और B। ठीक है, AB हमारी व्यास हो गई। बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, मतलब यहाँ पे एक ऐसे होते हुए यहाँ पे टच करते हुए एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, रेखा टेंजेंट लाइन खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो और आगे है C ऐसा बिंदु है कि BC को आगे बढ़ाने पर वह P पर मिलता है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है C, बिंदु C एक ऐसा बिंदु है जो BC को आगे बढ़ाने पर, C है ना, जो BC को आगे बढ़ाने पर यहां पे मिलता है, बिंदु P पे मिलता है, आगे बढ़ाने पर बिंदु P पे मिलता है, यही न कह रहा है। ठीक है, डायग्राम बन के तैयार भी हो गया। और एक चीज और दिया है, APC की वैल्यू दी है 62 दी है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बनाना चाहते हैं तो एक एंगल बना सकते हैं, और लघुचाप AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान ज्ञात करना है, लघुचाप AC का मतलब इधर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना, तो इसको भी मिला देते ना, सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो है ये, अब देखिए यहाँ पे ये 62 है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। भाई सीधी लाइन जो होती है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, ये दिख रहा होगा आप, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा।
बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 का बनता है और यहाँ पे भी एंगल 90 का बनता है। भाई जो सीधी रेखा जाती है उसमें जो एंगल बनता है तो उनका सम 180 अंश होना चाहिए। तो ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। और यहाँ पे इधर का 90 तो इधर का भी 90 बनेगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला एंगल 62, ये 90 और तो ये क्या, सुनिए, ये 62 है, ये 90 है, ठीक है। और ये ट्रायंगल एक बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 90 62 90 प्लस 62 प्लस ये वाला एंगल है ना, x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180 ना, 2 और 9 6 15 152। 180 में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8 2 28 निकल के आएगा। 28 वाला एंगल हमारा, ये 28 ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये टोटल का 90 है और 90 में हम 28 माइनस कर देंगे, 90 में 28 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 और 8 में 2 जाएंगे तो 6, 62 निकल के आएगा, 62 निकल के आएगा ये वाला एंगल। तो ये वाली चीजें 62 हो गई, तो ये वाला एंगल भी हमारा 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 62 हो जाएगा। अब बात आती है ये वाला एंगल क्या होगा, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 अंश होना चाहिए। तो 62 और 62 120 164 164 ये हो गया। तो ये क्या होगा, 56 हो जाएगा। तो लघु चाप AC का माप कितना हो गया, 56 56, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन 25 क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। नई नई ट्रिक्स, नई अप्रोच के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सब में हमको कुछ न कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।